जो टॉपिक मेरा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन मेनली दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ बैलेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, बैलेंस मतलब बराबर। अगर मान लीजिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में भी रिएक्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। नाम से क्लियर है। आप क्या कीजिए कि इन दोनों के बीच एक तराजू टांग दीजिए, एक तराजू लटका दीजिए और देख लीजिए, अगर दोनों तराजू का पलड़ा एक बराबर है मतलब इक्वल है तो बैलेंस हो गया, अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस हो गया। अब बात आई कि ये इक्वलिटी किस मायने में देखते हैं, तो उसके लिए क्या है कि रिएक्टेंट में जो भी एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, इनका जो भी मास हो, अगर ये सारे चीज प्रोडक्ट के एटम्स, मॉलिक्यूल और मास के बराबर हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब दो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच the number of atoms or molecule or the mass of reactant is equal to the product, then it is called balanced chemical equation. अगर ये दोनों अनबैलेंस हैं, नॉट इक्वल, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे उसको, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बात आती है जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने आपको यहाँ लिख दिया कि H2 plus O2 H2O, ये मेरा क्या था, रिएक्टेंट था, और ये मेरा क्या था, प्रोडक्ट। मैंने बैलेंस का बात कहा, जब दोनों तरफ एटम्स मॉलिक्यूल बराबर हों तो ऑटोमेटिक उनके मास भी बराबर हो जाएंगे तो वो बैलेंस कहलाएगा। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो इधर हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों की अगर हम देखें, कंपैरिजन करें तो इस साइड हाइड्रोजन पूरे 2 हैं और हाइड्रोजन भी पूरे 2 हैं। लेकिन इस साइड अगर हम जाते हैं तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1, तो ये क्या है, अनबैलेंस। तो बात आई कि अगर ये अनबैलेंस है तो हम क्या करेंगे, तो जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं उनको हम बैलेंस करते हैं। और बैलेंस क्यों करेंगे, यहां एनसीईआरटी से क्वेश्चन आती है, इसको आप नोट में लिख लेंगे कि क्वेश्चन रहता है कि व्हाई डू वी बैलेंस ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों बैलेंस करेंगे तो आप समझ जाइए। अगर एक बिल्ली है उसको 5 केजी खिलाते हैं तो हम उधर देखेंगे ना कि भाई वो 5 किलो का है कि नहीं। अगर वो 5 किलो नहीं है तो कुछ ना कुछ उसमें डाउट है। तो वही सेम चीज है कि हमने आपको 2 एटम्स दिया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 2 एटम्स दिया, फिर इधर एक क्यों हुआ, और इसी में एक नियम आ जाती है जिस नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि संसार में जितने मैटर हैं, जितने पदार्थ हैं,
उस पदार्थ को न हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न उसको क्रिएट कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? वी कैन ओनली चेंज देयर फॉर्म, उनके रूप को हम बदल सकते हैं। तो जितना मास मेरा यहाँ था इस मैटर का, वो मास हर हाल में यहाँ फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल हो जा रहा है तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जा रहा है? सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि व्हाई डू वी बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप सिंपली क्या कह देंगे कि वी नो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स व्हाटएवर मास we take here, that mass must be equal in the product. So for fulfilling the law of conservation of mass, law of conservation of mass को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? We should balance a unbalanced equation. Are you getting my point? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इक्वेशंस पूछे जाते हैं। वैसे बहुत सारे इक्वेशंस आप बना के उसको बैलेंस करेंगे, लेकिन कुछ खास इक्वेशंस है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उसको आप एकदम, चाहे और कोई इक्वेशन आप सॉल्व करें या ना करें, लेकिन जो इक्वेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ उसको एकदम आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वही इक्वेशन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला इक्वेशन है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट इसको कहते हैं। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसको कहता है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये बार बार पूछता है। आप सिंपली देखो, ये रिएक्टेंट साइड हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, और ये साइड क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। आपको करना क्या है कि जो जो रिएक्टेंट में है एलिमेंट, उनका नाम लिख के आप रख लो। K है, Cl है, O है। इधर भी आप वैसे ही करेंगे, K है, Cl है, O है, लिख दिए, बाकी कुछ नहीं। अब आप ये टोटल में देखेंगे कि इस टोटल प्रोडक्ट में K कितना है? 1 है। इस टोटल में Cl कितना है? 1 है। इस टोटल में ऑक्सीजन कितना है? 2 है। सेम यहाँ पे आएंगे, यहाँ K 1 है, Cl 1 है, ऑक्सीजन 3 है। अब प्रॉब्लम आई कहाँ पे? इन दोनों में। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। ये दोनों ऑड एंड इवन है, और ऑड इवन को आप जब बराबर करना चाहते हो तो क्या करोगे? उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो ये 3 है, ये 2 है, कैसे हम एक दूसरे से बराबर होगी? तो भाई इधर 3 के आगे 2 लगा दो, और इधर आप क्या करो? 2 के आगे 3 लगा दो। अब यहाँ देखिए कि कितना हो गया। जब भी हम बैलेंस करने जाएंगे तो जो भी हम न्यूमेरिक लगाते हैं वो फार्मूला के सबसे आगे लगता है, ना कि पीछे लगाएंगे। पीछे नहीं लगाएंगे, याद रखना है। तो यहाँ 2 आप लगा दिए तो 2 पोटेशियम हो गया, यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया। ये सबके लिए होगा ना। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सेम यहाँ आते हैं तो यहाँ पोटेशियम 2 था, तो भाई यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। तो 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, और ऑक्सीजन के पास 6 है यहाँ, तो 2 पहले से यहाँ उसका फार्मूला था, 3 आपने लगाया, 6। ऐसे ही और सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दे रहा हूँ, आप बना के रखेंगे, ट्राई करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस निकलता है। ये भी इक्वेशन में बच्चे काफ़ी उलझ जाते हैं हमेशा, जबकि मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम सिंपल मेथड है ये, कि सिंपली यहाँ 2 लगा दीजिए, सारे बैलेंस हो जाएंगे। अगर आप इधर उधर छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखिए, सिंपली यहाँ Fe2 देखें, मेन एलिमेंट्स 2,
तो यहाँ 2 आप लगा दीजिए, हो गया, ऑटोमेटिक सब बराबर हो जाएंगे। 2 Fe 2 Fe, 2 सल्फर, 1 सल्फर यहाँ, 1 सल्फर यहाँ, 2 सल्फर, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 5 और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 8। इस तरह दूसरा एक देता है कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ क्रोमियम जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम गर्म करते हैं तो ये मिथाइल अल्कोहल बनाता है। इसको भी बैलेंस करने के लिए देता है, ये आप खुद बनाएंगे। एक और बैलेंस करने के लिए देता है, नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से मिलाते हैं तो अमोनिया बनता है, ये भी बैलेंस करने के लिए आपको बुक में दिया देता है बराबर। और एक और है जो ये तो इम्पोर्टेंट था ही, एक और है कि आयरन को जब स्टीम से, वाटर से नहीं, वेपर से रिएक्शन कराते हैं तो ये Fe3O4 प्लस H2 गैस निकालता है, ये भी आपको देता है बैलेंस करने के लिए। तो ये सब बैलेंस करने के लिए आप नोट कर लीजिए, आप इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ एक छोटा सा नोट्स आपको मैं बताना चाहता हूँ, आयरन के केस में, नॉट केवल आयरन के केस में ही नहीं, जितने वेरिएबल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होती है कि उनको 2-2 वैलेंसी शो करते हैं वो, और क्यों करते हैं ये सब आप 11 में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस मैं आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। तो 2-2 वैलेंसी शो करते हैं। सपोज कीजिए ये आयरन है, ये 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 3, तो 2 में इसका क्या नाम लिखते हैं, 3 में इसका क्या नाम लिखते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जब उसकी वैलेंसी 2 इंडिकेट होती है किसी फार्मूला में तो उसके नाम में अस जोड़ते हैं, फेरस, क्या जोड़ते हैं, अस। और जब 3 वैलेंसी शो करेगा तो उसके नाम में क्या जोड़ते हैं हम, फेरिक इक जोड़ते हैं। सपोज कीजिए आप इसके ऑक्साइड को बनाते हैं तो फेरस ऑक्साइड हुआ, फेरस ऑक्साइड। फार्मूला क्या होगा, आप फार्मूला लिखना जानते हो, 9 में मैंने आपको बताया है, आप पढ़े होंगे। यहाँ 2-2 वैलेंसी दोनों का लिए क्रॉस कराएं आप, तो इसका फार्मूला हो गया FeO, हो गया। और फेरिक का केस लेते हैं तो यहाँ 3 वैलेंसी शो कर रहा है, ऑक्सीजन का 2 होता है, क्रॉस करेंगे तो Fe2O3, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड, और ये था फेरस ऑक्साइड। जब हम स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो देखिए आप FeO और Fe2O3, तो यहाँ क्या हो गया, Fe3 और O4, तो यहाँ बना आपका Fe3O4। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे, या तो आप इसमें देखिए फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है, दोनों का मिक्सचर है, तो या तो आप इसका नाम फेरसो फेरिक ऑक्साइड लिख सकते हैं, या आजकल न्यू IPU सिस्टम में क्या नाम दिया गया है कि Fe के लिए आयरन लिख दीजिए और फिर उसका वैलेंसी लिख दीजिए, 2 और 3 तीनों वैलेंसी है, और ऑक्साइड लिख दीजिए। तो ये Fe से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो आपको मैंने बताया। अब इसका लास्ट पॉइंट है, एक टॉपिक है, तब हम केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे रिएक्शन पे चलेंगे। आपने अभी तक ये सब देखा, उसके लास्ट टॉपिक में क्या आती है कि हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। कह रहा है कि अगर सिंपल भाषा में यहाँ पे अगर हम कोई रिएक्शन लिख दें XY बराबर Z, तो वो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। यहाँ इंफॉर्मेशन यही मिल रहा है कि XY से रिएक्ट करके Z बना रहा है, लेकिन यहाँ आपका जो टॉपिक है ये पूछ रहा है कि हाउ डू वी मेक, कैसे हम बना सकते हैं, हाउ डू वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला कैसे हम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है
कि यहाँ पे आप इसको लिखेंगे कि बाय यूजिंग दीज मेथड, ये सब मेथड्स हैं, उस मेथड्स का अप्लाई करके आप उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उस मेथड में पहला क्या है, बाय इंडिकेटिंग देयर स्टेट, मतलब उनके फिजिकल स्टेट को बता के कि वो भाई सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो अगर आप बता देते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा x + y = z, तो हम अगर इसका स्टेट लिख दे कि हाँ ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, इस तरह, तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर सॉलिड है तो S लिख दीजिए उसके ब्रैकेट में, अगर लिक्विड है तो आप वहाँ L लिख दीजिए, अगर गैस है तो आप वहाँ G लिख दीजिए। इस तरह करके आप उसको बता सकते हैं।